हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत जो है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जो पढ़ रहे थे। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है वो भाग 6 में किया गया है। यानी भाग 6 और भाग 6 का जो है अध्याय 5 के तहत जो है राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक में जो है राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उन उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें से हम अनुच्छेद 214 से लेकर 224 तक जो है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 224 ए। अनुच्छेद 224 ए में जो है क्या राज्यों के बारे में क्या प्रावधान किया गया इसको देखेंगे। और अनुच्छेद 225 अनुच्छेद इसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अनुच्छेद 224 ए में जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो अनुच्छेद 224 ए है ये जो है मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है संविधान में संशोधन करके जो है 224 ए एक नया जो है आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका संशोधन जो है ये 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 है, जिसके तहत जो है संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 224 ए को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 224 ए में जो प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो है उच्च न्यायालय में रिटायर जजों की जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो रिटायर जजों की नियुक्ति का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। तो इसमें जो जो रिटायर जज हैं उनकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट में जो है करने का जो है प्रावधान किया गया है। ऐसा ही प्रावधान जो है उच्चतम न्यायालय के लिए भी किया गया है कि रिटायर जजों की नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में भी की जा सकती है। तो वो अनुच्छेद 128 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 224 ए जो है हाई कोर्ट में जो है रिटायर्ड जजों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 128 में जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखते हैं जो रिटायर्ड जज हैं उनकी नियुक्ति जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो रिटायर जज हैं उनको जो उनको हाई कोर्ट में जो है बैठने के लिए या हाई कोर्ट में कार्य करने के लिए जो है उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से जो है नियुक्त करेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है बनता है कि जो रिटायर जज होंगे यानी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे उनको जो है उच्च न्यायालय में बैठकों के लिए जो है कौन नियुक्त कर सकता है। तो जिस उच्च न्यायालय में नियुक्ति की जानी है उस उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा, लेकिन जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति की जो है सहमति से जो है लेगा। उसके पश्चात ही जो रिटायर्ड न्यायाधीश को जो है उच्च न्यायालय में जो है नियुक्त करेगा। तो इसमें जो है एक आर्टिकल से जो है प्रश्न बन सकता है, और दूसरा ये बन सकता है कौन नियुक्त करेगा। तो नियुक्त मुख्य न्यायमूर्ति ही करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की जो है सहमति से करेगा, पूर्व सहमति लेकर ही करेगा। तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 224 ए में किया गया है। अगला जो है अनुच्छेद हम देखते हैं 225। अनुच्छेद 225 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी टेक्निकल सवाल जो है पूछे जाते हैं, यानी टेक्निकल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 225 यानी आर्टिकल 225 में जो है क्या दिया गया। आर्टिकल 225 में जो है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में प्रावधान किया गया है। विद्यमान उच्च न्यायालय कौन होंगे, यानी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। विद्यमान जो उच्च न्यायालय को सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्यमान उच्च न्यायालय जो है कौन है, यानी
विद्यमान उच्च न्यायालय वे हैं जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो है स्थापित किए गए थे और उसके बाद भी बने हुए हैं। यानी कि जैसा कि पता है कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ जो है सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में जो है हाई कोर्ट्स की स्थापना जो है तीन प्रेसिडेंसी नगरों में किए थे जो है पहला है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। 3 शहरों में जो है 3 हाई कोर्टों की स्थापना किए थे। तो और उसके बाद जो है 1866 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किए थे। उसके बाद जैसे पटना हाई कोर्ट की स्थापना किए थे 1916 में। तो ये जो हाई कोर्ट हैं, ये हाई कोर्ट जो है जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद भारत ने जब अपना संविधान लागू कर लिया 26 जनवरी 1950 को, तो ये हाई कोर्ट जो है इनको जो है इनका विघटन नहीं किया गया। ये जो है इनको बनाए रखा गया है और ये जो है 26 जनवरी 1950 के बाद भी जो है ये उच्च न्यायालय जो है स्थापित रहे हैं और अपना कार्य और आज भी जो है अपना कार्य कर रहे हैं। तो इन उच्च न्यायालयों को ही जो है विद्यमान उच्च न्यायालय कहा जाता है, यानी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट वे हैं जो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पहले भारत में स्थापित किए गए थे और 26 जनवरी 1950 के बाद भी जो है जब भारत का संविधान लागू हो गया उसके बाद भी ये बने हुए हैं। तो इस अनुच्छेद में जो है यह प्रावधान किया गया है कि जो विद्यमान उच्च न्यायालय उनकी अधिकारिता क्या होगी, यानी उनका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी और उनकी जो सीमाएं यानी लिमिट्स हैं वे क्या होंगी, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 225 में क्या बताया गया कि जो अभी के जो उच्च न्यायालय राज्यों में हैं वे उच्च न्यायालय जो 26 जनवरी 1950 के पहले स्थापित किए गए थे और वे उच्च न्यायालय जो 26 जनवरी 1950 के पहले जिस अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन और शक्तियाँ यानी पावर्स का जो है उपयोग करता था यानी प्रयोग करता था, वे उसकी अधिकारिता जो है उच्च न्यायालयों की वे अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन जो है संविधान लागू होने के बाद भी बनी रहेगी। इसी के बारे में जो है अनुच्छेद 225 में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के पास जो है 26 जनवरी 1950 के पहले जिस अधिकारिता का प्रयोग कर रहे थे उसी अधिकारिता का प्रयोग जो है वे 26 जनवरी के बाद भी करते रहेंगे और जो प्रतिबंध जो है उच्च न्यायालयों पर जो है 26 जनवरी 1950 के पहले लगाए गए थे वे प्रतिबंध भी जो है 26 जनवरी 1950 के पहले जो है लागू रहेंगे। तो इसमें जो है यही 225 में जो है विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जिस अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग ये उच्च न्यायालय करते थे वे 26 जनवरी 1950 के बाद भी करते रहेंगे और जो प्रतिबंध जो है इन उच्च न्यायालयों पर जो प्रतिबंध 26 जनवरी 1950 के पहले लागू थे वे बाद में भी लागू रहेंगे। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की गई है। वे राजस्व संबंधी मामलों में जो है ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाया गया है, उसको जो है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो उच्च न्यायालय थे उन पर जो है क्या प्रतिबंध जो है लागू था। तो 26 जनवरी 1950 के पहले जो उच्च न्यायालय स्थापित थे भारत में वे उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वे जो है प्रीवी काउंसिल यानी वे प्रतिबंध जो है प्रीवी काउंसिल के जो है प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको वे सेट असाइड नहीं कर सकते थे। यानी उच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल के निर्णय को अपास्त नहीं कर सकते थे। तो ये प्रतिबंध जो है 26 जनवरी 1950 के पहले जो है उच्च न्यायालयों पर जो है लगाया गया था। उच्च न्यायालयों को जो है प्रीवी काउंसिल के निर्णय को सेट असाइड करने की जो है शक्ति नहीं दी गई थी।
सेट असाइड करने की जो है शक्ति नहीं दी गई थी। तो ये प्रतिबंध जो है आज भी भारत में लागू है। जो भारत के उच्च न्यायालय हैं वे प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय हैं जो आज भी भारत में लागू होते हैं उनको जो है उच्च न्यायालय जो है उनको प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को सेट असाइड नहीं कर सकते, यानी उनको उलट नहीं सकते या अपास्त नहीं कर सकते हैं। प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को जो है अपास्त करने की शक्ति यानी सेट असाइड करने की शक्ति केवल और केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो है यह शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालयों के पास ये शक्ति नहीं है। तो प्रीवी काउंसिल के निर्णय को जो है उच्च न्यायालय जो है अपास्त नहीं कर सकते हैं, यानी सेट असाइड नहीं कर सकते। ये जो है संविधान लागू होने के पहले भी ये प्रतिबंध लगाए गए थे उच्च न्यायालयों पर, और आज भी जो है भारत में ये प्रतिबंध लागू है। ये अनुच्छेद 225 से जो है ये प्रतिबंध जो है निकलता है। ये जो है डायरेक्ट जो है 225 में इसका जो है आप पढ़ेंगे आर्टिकल 225 तो डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो निष्कर्ष निकलता है उससे जो है यह स्पष्ट होता है कि जो है उच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल के निर्णय को जो है उलट नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है जो अनुच्छेद 225 है इसमें जो है पहले 26 जनवरी 1950 के पहले उच्च न्यायालयों को जो है राजस्व संबंधी मामलों में अधिकारिता नहीं दी गई थी। यानी जो राजस्व संबंधी मामले होते थे उसमें उच्च न्यायालय को जो है ज्यूरिडिक्शन नहीं था सुनने का, लेकिन जो है संविधान का जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है उच्च न्यायालयों को राजस्व संबंधी मामलों में भी ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकारिता प्रदान कर दी गई है। यानी उच्च न्यायालय का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको जो है बढ़ा दिया गया है और वह अब राजस्व संबंधी मामलों को भी देख सकते हैं। यानी राजस्व संबंधी मामलों में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को बढ़ा दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 224 भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है विद्यमान उच्च न्यायालयों का जो ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में जो है प्रावधान किया गया है। अगला जो है आर्टिकल हम देखते हैं अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 में रिट निकालने की जो है यानी उच्च न्यायालयों को रिट निकालने की जो है शक्ति दी गई, यानी रिट ज्यूरिडिक्शन का प्रावधान जो है किया गया है। भारत में जो है रिट निकालने की शक्ति जो है केवल 2 उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। वह है अनुच्छेद 232 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को जो है रिट निकालने की जो है अधिकारिता दी गई है। इस अधिकारिता को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी इसी के तहत यानी अनुच्छेद 226 के तहत ही उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी अनुच्छेद 226 से ही निकलती है। तो अनुच्छेद 226 में जो है हाई कोर्ट को जो है रिट निकालने की यानी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। रिटें जो है 5 प्रकार की होती हैं। जो 5 प्रकार की रिटें जो है उच्च न्यायालय जो है जारी कर सकता है। तो रिट से संबंधित जो प्रावधान है इसको जो हम अलग से 5 रिटों को अलग से हम पढ़ेंगे। 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 226 जो है इसमें जो है हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह शक्ति है जिसके तहत जो है उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून को जो है जो संविधान के जो है अनुरूप नहीं है या जो है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उस कानून को जो है उच्च न्यायालय शून्य घोषित कर देते यानी वाइड घोषित कर देते हैं। इसी शक्ति को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं, जो हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मिलती है और अनुच्छेद 232 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है।
तो इसमें जो है 226 के तहत जो है जो उच्च न्यायालय है वह मूल अधिकारों के हनन के लिए जो है रिट जारी कर सकता है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए भी जो है रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई, वह केवल मूल अधिकारों के लिए दी गई है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए ही जो है 5 प्रकार की रिटों में से कोई रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो है 5 रिटों को भी पढ़ेंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 227 में जो है क्या प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 227 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो है उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जो उच्च न्यायालय हैं वे अपने अधीनस्थ न्यायालयों का जो है का निरीक्षण पर जो है अधीक्षण की शक्ति रखेंगे, यानी सुप्रिटेंडेंस की जो है नियंत्रण की जो है शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। यानी अनुच्छेद 227 के तहत जो है उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर जो है नियंत्रण रखे या उनका जो है अधीक्षण करे। उच्च न्यायालय अगर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, जो अधिकरण होते हैं, वे अपने ज्यूरिडिक्शन का जो है ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर काम जो है निर्णय देते हैं या किसी मामले को सुनते हैं, तो अनुच्छेद 227 के तहत जो है जो उच्च न्यायालय वे अधीनस्थ न्यायालयों को और अधिकरणों को जो है रिट जारी कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 227 के तहत जो है अधीनस्थ न्यायालयों को और अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स को जो उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, वे जो है 2 प्रकार की रिट जारी करता है। एक जो है प्रतिषेध की रिट यानी प्रोहिबिशन की रिट जारी करता है, दूसरी उत्प्रेषण की यानी सर्श्योरारी जो है जारी करता है यदि अधीनस्थ न्यायालय और जो अधिकरण होते हैं वे अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करते हैं, यानी अल्ट्रा वायरस जो है कार्य करते हैं। तो जो है उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों को उन मामलों में रिट जारी करके जो है मामले को अगर निर्णय दे दिया है तो उसको सेट असाइड कर सकता है, उलट अपास्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, दूसरा मामले को रोक सकता है। तो ये शक्ति जो है उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों अधिकरणों को रिट जारी करने की जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 227 के तहत दी गई है। और अनुच्छेद 227 के तहत ही उच्च न्यायालय को जो है अपनी प्रक्रिया संबंधी या जो नियम होते हैं हाई कोर्ट में कार्रवाइयों का कैसे संचालन किया जाएगा उसके बारे में जो है जो नियम बनाने की शक्ति है वह अनुच्छेद 227 के तहत ही उच्च न्यायालयों को दी गई है। अनुच्छेद 227 का जो है एक अपवाद है, जो अनुच्छेद 227 के जो है क्लॉज यानी प्रोविजो 4 में दिया गया है, वह दिया गया जो सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी। उच्च न्यायालय को जो है जो सशस्त्र यानी जो सेना विधि के अधीन कोई न्यायालय या अधिकरण गठित किया गया है उस पर जो है कंट्रोल जो है उच्च न्यायालय का नहीं होगा, यानी उस पर जो है अधीक्षण या निरीक्षण का जो है शक्ति उच्च न्यायालय को नहीं दी गई। तो ये अनुच्छेद 227 का जो है एक्सेप्शन है कि सेना न्यायालय जो है हाई कोर्ट के अधीक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और जो ट्रिब्यूनल्स हैं वे सभी आएंगे, लेकिन सेना न्यायालय इसका अपवाद है। सेना न्यायालय पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण या कंट्रोल नहीं होता है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 227 के तहत जो है किया गया है। अगला आर्टिकल हम देखेंगे अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 में जो है उच्च न्यायालयों को जो है मामलों को अंतरण करने की जो है शक्ति दी गई है। यानी अनुच्छेद 228 के तहत जो है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है और उसकी स्वयं जो है सुनवाई कर सकता है। तो
इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 228 में किया गया है कि उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय से जो है मामले को मंगा सकता है और उसकी सुनवाई स्वयं करके उस मामले को निपटा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से जो है मामले को मंगाता है। तो अनुच्छेद 228 में यह प्रोविज़न किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा। यानी अनुच्छेद 128 के तहत उच्च न्यायालय उन्हीं मामलों को अपने पास मंगाता है जिसमें संविधान की निर्वचन यानी मतलब संविधान की व्याख्या या संविधान का इंटरप्रिटेशन से संबंधित विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सारवान प्रश्न जो है उत्पन्न हुआ है, तो उन मामलों को जो है और वे मामले अधीनस्थ न्यायालय में हैं और उच्च न्यायालय को लगता है कि इसमें संविधान के निर्वचन की आवश्यकता है, तो उन मामलों को जो है उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है और उनका निपटारा स्वयं कर सकता है या उन प्रश्नों का अवधारण करके जो है अधीनस्थ न्यायालय को जो है वापस कर देगा और अधीनस्थ न्यायालय उस जो निष्कर्ष उच्च न्यायालय निकालेगा उसके अनुसार जो है आगे मामले में निर्णय देंगे या फैसला करेंगे। तो उच्च न्यायालय को मामले को अपने को मंगाने की जो शक्ति दी गई है वह अनुच्छेद 228 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 229 जो है अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। अनुच्छेद 229 में जो है उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक और उनका जो है व्यय यानी उनके जो है खर्चे जो है क्या होंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 229 के तहत जो है उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक यानी उच्च न्यायालय के जो ऑफिसर होंगे और सेवक होंगे उनकी नियुक्तियां कौन करेगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 146 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उनके व्यय के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक इसी तरह का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के लिए भी अनुच्छेद 146 के तहत किया गया है। तो ये जितने आर्टिकल हैं ये आर्टिकल जो है कंपटीशन एग्ज़ामों में जो है पूछे जाते हैं, इसलिए जो है एक एक अनुच्छेद करके जो यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अनुच्छेद जो है छूटने ना पाए। तो इसमें देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो अधिकारी और सर्वेंट होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के जो है अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो है जो मुख्य न्यायमूर्ति यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या जो है अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह नियुक्त करे। यानी अ, जितने भी अधिकारी होंगे उच्च न्यायालय के और जितने भी सर्वेंट होंगे उनकी सभी की नियुक्तियां जो है भारत वो जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ही करेगा या वह जो है किसी और को ये प्राधिकार दे सकता है, तो वह दूसरा न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है और दूसरा अधिकारी जिसको प्राधिकृत किया है वह भी नियुक्त कर सकता है। तो ये जो है अधिकारियों और सेवकों के बारे में जो प्रावधान ये अनुच्छेद 229 में किया गया है। इस अनुच्छेद में जो है अधिकारी सेवकों की जो है सेवा शर्तें क्या होंगी उससे संबंधित जो प्रावधान है सेवा शर्तें और इससे संबंधित नियम जो बनाने की शक्ति है वह मुख्य न्यायमूर्ति के पास ही है। लेकिन जो है अगर वेतन और भत्तों या छुट्टी या पेंशनों से संबंधित जो है मुख्य न्यायमूर्ति जो है नियम बनाता है, तो जो है उसमें जो है राज्यपाल के अप्रूवल की जो है आवश्यकता होती है कि राज्यपाल से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। और जितने भी उच्च न्यायालय के जो प्रशासनिक व्यय होते हैं वे प्रशासनिक व्यय अधिकारियों और जितने भी जो है अधिकारियों और सेवकों के जो है वेतन भत्ते और पेंशनें होती हैं वे सारी जो है जो राज्य की जो संचित निधि होती है उसी पर भारित होते हैं। यानी अधिकारी और सेवकों के जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वे राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे और उच्च न्यायालय
जो है न्यायालय में फ़ाइन लगाता है या जुर्माना लगाता है या जो फ़ीस लेता है, वे सारी फ़ीस और जो है जुर्माने, वे सारा जो जितना भी उसका पैसा होगा, वे राज्य की संचित निधि में जाएगा, यानी राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा। तो अधिकारियों और सेवकों के बारे में जो प्रावधान अनुच्छेद 229 है, हो गया। और अगला अनुच्छेद हम देख लेते हैं 230। अनुच्छेद 230 में जो है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में जो है ज्यूरिडिक्शन में वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अ, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, यानी अनुच्छेद 230 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद जो है कानून बनाकर या संसद विधि बनाकर जो है किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को जो है किसी संघ राज्य क्षेत्र पर जो है संघ राज्य क्षेत्र पर जो है उसका विस्तार कर सकेगी, या उस पे जो है संघ राज्य क्षेत्र में किसी मामलों को भी जो है सुनने का जो है अधिकार दे सकती है और उनकी अधिकारिता को समाप्त भी कर सकती है। यानी अनुच्छेद 230 में जो प्रावधान किया गया है कि जो है संसद कानून बनाकर या संसद जो है विधि बनाकर जो है उच्च न्यायालयों को जो है जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन पर भी जो है अधिकारिता का प्रयोग करने की जो है शक्ति दे सकती है। और यदि किसी उच्च न्यायालय के पास ऐसी अधिकारिता है संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों को सुनने का, तो वो उस अधिकारिता को समाप्त भी कर सकती है। तो ये शक्ति जो है संसद को दी गई है। इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है ज्यूरिडिक्शन है। तो अब जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है उस अधिकारिता को जो अगर समाप्त करना चाहे तो केवल संसद ही सक्षम है। संसद कानून बनाकर जो है अधिकारिता दे भी सकती है और अधिकारिता को समाप्त भी कर सकती है। तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 230 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 231 हम देखेंगे। उच्च न्यायालय के तहत जो है अनुच्छेद 231 में जो प्रावधान किया गया है वह यह किया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर जो है 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है कि 2 राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय होगा, या 2 राज्य या जो है संघ, उसमें राज्य क्षेत्र भी शामिल कर सकती है। तो जो है संसद जो है कानून बनाकर 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए या संघ राज्य क्षेत्र भी उसमें शामिल कर सकती है के लिए जो है एक ही राज्य, मतलब एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसकी शक्ति जो है संसद को दी गई है। संसद जो है ऐसा कानून बनाकर ही कर सकती है। तो ये जो है अनुच्छेद 231 के तहत जो है यह शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो 2 राज्यों के बीच में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये आर्टिकल जो है 231 है। ये 231 अनुच्छेद जो है यह पूछा गया है किसी कंपटीशन एग्जाम में कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए कौन जो है सक्षम है। तो भारत की जो है संसद जो है कानून बनाकर यानी विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। लास्ट जो है अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय के का जो दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 232। अनुच्छेद 232 जो है यह अब रिपील कर दिया गया है। अनुच्छेद 232 को जो है रिपील कर दिया गया है, यानी निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 232 को जो है निरसित कर दिया गया है। जो है संविधान का जो है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जो है अनुच्छेद 232 को रिपील कर दिया गया है। इस प्रकार हाई कोर्ट का जो
जितना भी आर्टिकल थे, वन बाय वन करके सारे आर्टिकल को हमने जो है यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अभी जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय की जो रिट निकालने की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय जो 5 प्रकार की रिटें निकालता है, उसके बारे में जो है हम अलग से पढ़ेंगे। रिट जो है बहुत ही, रिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है रिटों के बारे में। और जो है रिटों से ही काफ़ी जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो हम रिट का इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में जो है हम अगली वीडियो में जो है अलग से पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक जो है वह या इस वीडियो में जो है समाप्त हो रहा है। आगे हम देखेंगे जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक जो है अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उनको भी जो है अलग से जो है हम एक जगह पे जो है मतलब एक जगह पे एकत्र करके जो है पढ़ेंगे, जो है कि अभी तक जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से कितने प्रश्न जो है बन चुके हैं।